दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है वूजिन नाम के एक लड़के से। ये एक ऐसा लड़का है जिसका एक चेहरा नहीं बल्कि अनेकों चेहरे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि इसका चेहरा हर नई सुबह को बदल जाया करता है। और वो कैसे, ये हमें आगे पता चलेगा। तो बिना देरी मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में वूजिन हमें बताता है कि जब भी वो सुबह उठता है तो वो एक नया इंसान बन जाता है। कभी वो लड़की बन जाता है तो कभी अधेड़ उम्र का आदमी, कभी नौजवान लड़का तो कभी बूढ़ी औरत। मतलब उसका एक शरीर तो है ही नहीं। उसे हर रोज उठने के बाद एक नया शरीर मिल जाता है, जिससे उसका चेहरा, उसका शरीर, उसकी पहचान, उसकी आवाज सब कुछ बदल जाता है। साथ ही उसे जिस उम्र का शरीर मिलता है उसी के अकॉर्डिंग उसके बॉडी पार्ट्स भी काम करने लगते हैं, जिस वजह से उसने अलग अलग आई साइड के काफी चश्मे रखे हुए हैं। साथ ही अलग अलग जेंडर के कपड़े, अलग अलग साइज के कपड़े, डिफरेंट डिफरेंट साइज के जूते, सब कुछ। और इन सब की अब उसे आदत सी हो चुकी होती है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। फिर वो बताता है कि वो एक फर्नीचर डिजाइनर है। वो खुद फर्नीचर डिजाइन करता है और फिर खुद ही उन्हें तैयार भी करता है। साथ ही वो अपना सारा काम ऑनलाइन ही करता है, क्योंकि किसी से भी बात करने पर उसे अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसका ये इतना बड़ा सीक्रेट सिर्फ उसकी माँ और उसका बेस्ट फ्रेंड सेंग जानता है। उसके बाद हमें सेंग को दिखाया जाता है, और ये जो सेंग है वो वूजिन के साथ ही कुछ डीलिंग वीलिंग का काम करता है। अब यहाँ पर वो वूजिन के पास आता है और उसे अपने साथ बाहर क्लब में ले जाता है, जहाँ पर दोनों ही खूब इंजॉय करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वूजिन एक लड़की के साथ सोया हुआ होता है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि वो एक बूढ़ा इंसान बन चुका है। इसीलिए वो लड़की के जगने से पहले ही वहां से बाहर आ जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वूजिन अपने हर नए चेहरे का वीडियो बनाया करता है, जिसमें वो बताता है कि वो कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि हर रोज उसके पास एक नए चेहरे होते हैं। साथ ही वो बताता है कि इस सब की शुरुआत आज से लगभग 12 साल पहले हुई, जब वो 18 साल का था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर पास्ट में पहुंचता है, जहाँ पर वो सुबह उठकर जैसे ही खुद को शीशे में देखता है तो एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका चेहरा, शरीर सब कुछ बदल चुका था। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। वो भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है, और उसकी माँ भी उसे इस तरह से देख हैरान रह जाती है और उसे संभालने लगती है। और उसे इस तरह देख वो हॉस्पिटल तक नहीं ले जाती, क्योंकि वूजिन की माँ उसका इस तरह से बदलने का कारण जानती थी, और वो सीक्रेट उन्होंने उससे छिपा कर रखा हुआ था। और वो क्या है यह हमें आगे पता चलेगा। अब वूजिन यहाँ पे बताता है कि जैसे तैसे उसने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली थी, और साथ ही उसके सभी फ्रेंड्स की भी गर्लफ्रेंड थी। वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वही दूसरी तरफ बेचारा वूजिन अपनी जिंदगी से लड़ रहा था। उसकी पूरी जिंदगी अब बदल चुकी थी, जिसके बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। खैर, फिर हम देखते हैं सेंग एक दिन वूजिन के घर आता है, वो भी वूजिन की फेवरेट डिश लेकर। वो उस लेडी से कहता है कि ये मैं वूजिन के लिए लाया हूँ, और साथ ही वो उस लेडी को वूजिन की माँ समझ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर वूजिन की असल माँ आ जाती है, और फिर सेंग को यहाँ पर पता चलता है कि जिस लेडी को अपने सामने देख रहा है वो वूजिन ही है, और उसे तो इस बात पर बिल्कुल यकीन ही नहीं होता। इसीलिए वो उस लेडी से कुछ ऐसे सवाल पूछने लगता है जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ वूजिन ही जानता था। और जैसे ही उसे इन सवालों का एकदम सही जवाब मिलता है तो वो एकदम से हैरान रह जाता है। उसे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल ही यकीन नहीं हो पा रहा था। फिर वो रोज वूजिन से मिलने आया करता था और उसे एक नए चेहरे के साथ देखता था, और उसे देखकर खूब हंसता था। साथ ही वूजिन को भी काफी हंसी आती थी। फिर हम देखते हैं कि वूजिन इस बार एक खूबसूरत लड़की बन चुका होता है, और दोनों दोस्त बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी सेंग वूजिन से बोलता है, यार हमारी दोस्ती पिछले 15 सालों से है, और आज तो तू एक खूबसूरत लड़की भी बना हुआ है, तो क्या तू मेरे साथ सो नहीं सकता। ये सुनकर वूजिन सेंग को डांटने लगता है और खुद से दूर रहने को बोलता है। फिर अगले दिन जब सेंग वूजिन से मिलता है तो अब वो एक लड़का बन चुका था। फिर सेंग यहाँ पर वूजिन को अपना फोन दिखाता है और कहता है, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ के लोग तुम्हारे डिजाइन को कॉपी कर रहे हैं। जिसके बाद वूजिन को आइडिया आता है कि वो हर कस्टमर के लिए कस्टम मेड फर्नीचर बनाएगा, और सेंग को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है, और दोनों अब खुद का एक ब्रांड बनाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं एलेक्स। और अब दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। वूजिन फर्नीचर बनाता है और सेंग लोगों को हायर करना और सेलिंग का काम करने लगता है। फिर एक दिन वूजिन एक फर्नीचर की शॉप पर जाता है, तो वहाँ पर उसकी नजर ईसू नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो कि इस शोरूम पे काम करती है। फिर वूजिन उसके पास जाता है तो ईसू पूछती है कि मैं आपको क्या दिखाऊं। तो वूजिन उससे कहता है कि मुझे एक ऐसी चेयर चाहिए जिसमें बैठकर मुझे ऐसा लगे कि मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ। इसीलिए सू उसे एलेक्स ब्रांड की वेबसाइट दिखाती है और कहती है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये देखकर वूजिन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो उसे उसी के बनाई हुई वेबसाइट सजेस्ट करती है। और यहाँ पर वूजिन को ईसू अब काफी पसंद आ जाती है, इसीलिए वो अब ईसू को देखने के लिए यहाँ पर रोज आने लगता है, उससे बातें करने लगता है। और ईसू के लिए तो वो हर दिन एक नया कस्टमर होता है, तो वो उसे पहचानती भी नहीं। और इसी के चलते वूजिन को ईसू से प्यार हो जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसे डेट के लिए पूछेगा। फिर एक दिन वूजिन जब सोकर उठता है तो देखता है कि वो आज एक बहुत ही हैंडसम लड़का बन चुका है, और इसी का फायदा उठाकर वो ईसू से मिलने शोरूम पर पहुंचता है, और बस कैसे भी करके उसे अपने साथ डिनर में चलने को बोलता है। फिर काफी मशक्कतों के बाद ईसू मान भी जाती है। फिर वूजिन उसे अपनी एलेक्स फैक्ट्री पर ले जाता है,
ईसू इस जगह को देखते ही समझ जाती है कि ये तो एलेक्स फैक्ट्री है। वो कहती है कि यहाँ के फर्नीचर मेरे बॉस को काफी पसंद है। वो वूजिन से पूछती है कि तुम यहाँ पे काम करते हो, तो वूजिन कहता है हाँ मैं यहाँ पे काम करता हूँ। फिर दोनों साथ में बैठकर डिनर करने लगते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। उसके बाद वूजिन ईसू को उसके घर तक ड्रॉप भी करता है और अब कहीं ना कहीं ईसू को भी वूजिन अच्छा लगने लगता है। इसीलिए दोनों फिर से मिलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन अब वूजिन काफी घबराया हुआ था क्योंकि अगर वो सो गया तो वो फिर से बदल जाएगा। इसीलिए वो खुद को रात भर बिजी रखने की कोशिश करता है और बहुत सारे अलार्म सेट कर देता है ताकि वो सो ही ना पाए। और उसकी ये तरकीब काम भी आ जाती है। वो सोता ही नहीं है तो वो बदलता भी नहीं। फिर वो ईसू से मिलने पहुंचता है और अब दोनों साथ में खूब सारा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और अब इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और वूजिन काफी दिनों से सोया ही नहीं होता, जिस वजह से वो काफी थका हुआ दिखने लगता है। ईसू उससे पूछती है क्या तुम परेशान हो या तुम ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है कि तुम काफी दिनों से सोए नहीं हो। पर वूजिन कहता है कि नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर रोज की तरह वो ईसू को उसके घर तक ड्रॉप करता है और जब वो वापस बस से लौटता है तो उसे नींद आ जाती है। और जब वो जागता है तो देखता है कि वो एक मिडिल एज इंसान में बदल चुका है और अब तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो किस मुंह से ईसू से मिले। उसके बाद हम देखते हैं कि ईसू स्टेशन में उसका काफी देर से इंतजार कर रही होती है और खुद वूजिन भी उसे उसका इंतजार करते हुए देख लेता है। और वो चाहकर भी अब उससे मिल नहीं सकता था और वैसे भी वो किस मुंह से मिलता। ईसू उससे काफी मैसेजेस भी करती है पर वूजिन उसका कोई रिप्लाई नहीं करता और इसीलिए उसे खुद पे काफी गुस्सा भी आने लगता है। और अब वो डिसाइड करता है कि वो ईसू को उसकी सारी सच्चाई बता देगा, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। इसीलिए बस अगले दिन वो ईसू से मिलने जाता है और इस बार वो एक लड़की बन चुका होता है। वो ईसू से अपने साथ चलने को कहता है और बोलता है कि मैं वूजिन के बारे में जानता हूँ, जिसके बाद ईसू भी उसके साथ चली जाती है। फिर वूजिन उसे अपनी फैक्ट्री में ले जाता है और वहाँ पर उसे बताता है कि मैं ही वूजिन हूँ। साथ ही उसे अपने लैपटॉप पर रिकॉर्ड किए हुए सारे वीडियो दिखाता है कि वो कैसे सोने के बाद एक नए शरीर के साथ उठता है। और ये सब देखकर ईसू का तो दिमाग ही हैंग हो जाता है क्योंकि इन सब बातों पर यकीन कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था और वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। और अब बेचारा वूजिन बड़ा ही दुखी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब काफी दिन बीत चुके होते हैं और ईसू को अब भी कहीं ना कहीं वूजिन की याद आ रही होती है। वो उसी के बारे में सोच रही होती है, इसीलिए वो वूजिन से मिलने जाती है। और इस बार वूजिन एक जैपनीज लड़की बन चुका होता है। साथ ही वूजिन जब भी कोई फॉरेनर बनता है तो वो अपनी नेशनल लैंग्वेज भी भूल जाता है और जिस देश का वो इंसान बनता है वो वहीं की लैंग्वेज बोलने लगता है। फिर ईसू वूजिन से पूछती है क्या तुम सच में वूजिन हो। वूजिन कहता है हाँ मैं ही वूजिन हूँ। अब इस पर ईसू पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो वूजिन कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा। ये सुनने के बाद ईसू कहती है मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ और तुम्हें अपनी आंखों से बदलता हुआ देखना चाहती हूँ। और बस इसके लिए वूजिन तैयार हो जाता है। फिर दोनों साथ में सो जाते हैं। ईसू वूजिन से अब कई सारे सवाल करती है, जैसे वो अभी कितने साल का है, ये सब कब शुरू हुआ और तुमने मुझे ही क्यों पसंद किया, वगैरह वगैरह। इन्हीं सब के जवाब में वूजिन बताता है ये तब शुरू हुआ जब मैं 18 साल का था और अभी मैं 29 साल का हूँ। साथ ही वो कहता है कि मैंने अपनी इस हालत को एक्सेप्ट कर लिया था, मैं इसी के साथ जीने लगा था, पर जब से मैंने तुम्हें देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुम्हारे प्यार में गिरने लगा। फिर अगली सुबह जब सू उठती है तो वो देखती है कि वूजिन एक हैंडसम लड़के में बदल चुका है और अब कहीं ना कहीं वो भी उसे इस तरह से एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ पहले की तरह टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है और दोनों साथ में काफी खुश रहने लगते हैं। और वूजिन तो और भी ज्यादा खुश होने लगता है ये सोचकर कि ईसू ने उसे इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। खैर फिर हम देखते हैं ईसू उनकी कंपनी वालों के साथ एक पार्टी पर होती है जहाँ पर उसके साथ वाले और उसकी बॉस उसके बॉयफ्रेंड को देखना चाहते थे क्योंकि उन लोगों ने ईसू को हर बार अलग अलग आदमी के साथ देखा था। वहीं दूसरी तरफ वूजिन अब एक बूढ़ी औरत बन चुका था और उसे भी वहीं पार्टी में जाना था क्योंकि उसे वहाँ पर इनवाइट किया गया था। इसीलिए वो फिर से सोने की कोशिश करने लगता है ताकि वो एक हैंडसम लड़का बन जाए और वहीं बाकी सब ईसू के बॉयफ्रेंड का वेट कर रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब वूजिन सू से मिलने पहुंचता है तो सभी उसे देखे रह जाते हैं क्योंकि इस बार वो सच में एक बहुत ही हैंडसम लड़का बन चुका था और ये देख ईसू भी काफी खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अब दोनों ही एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। उसके बाद ईसू और वूजिन दोनों ही वूजिन की मॉम से मिलने जाते हैं और वूजिन की मॉम ईसू का शुक्रिया अदा करती है उसके बेटे के साथ रहने के लिए और उसे इस तरह से एक्सेप्ट करने के लिए। फिर अगले दिन हम देखते हैं ईसू की तबीयत थोड़ी सी खराब होती है जिसके लिए वो कुछ पिल्स ले रही होती है। साथ ही वो डॉक्टर के पास जाती है और वूजिन के बर्ताव और उसकी इस तरह से बदलने वाली बीमारी के बारे में डॉक्टर को बताती है और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोच सोच कर डिप्रेस्ड होने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका हर रोज एक नया वूजिन को देखना, वो भी बदले हुए इंसान के रूप में, और ईसू का उसे ना पहचान पाना, ये सब उसे अंदर ही अंदर खटकने लगा था। लेकिन इस बारे में वो वूजिन को कुछ भी नहीं बताती ताकि उसका दिल ना दुखे, इसीलिए वो हमेशा ही उसके साथ अच्छे से पेश आती है। और वहीं दूसरी तरफ वूजिन तो ईसू के साथ शादी के सपने सजाने लगता है और वो इस बारे में ईसू से भी बात करता है पर ईसू उससे मना कर देती है और कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, जरा सोचो मैं तुम्हें अपने घर वालों से कैसे मिलाऊंगी, उन्हें क्या बताऊंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरी तरह नॉर्मल हो जाओ। ये सुनकर तो वूजिन का दिल ही टूट जाता है। लेकिन तभी अचानक से ईसू का सिर दर्द होने लगता है, वो फिर से अपनी पिल्स लेने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ईसू अब हॉस्पिटल में है जहाँ पर वूजिन को पता चलता है
कि कुछ समय से ईसू डिप्रेसिंग पिल्स ले रही है और वो अब समझ जाता है कि ईसू की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है। इसीलिए फिर वो अपनी माँ से मिलने जाता है और इस बार वो एक लड़की बन चुका होता है और यहाँ पर वो अपनी मॉम को ईसू की हालत के बारे में बताता है। ये सुनने के बाद अब उसकी माँ उसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सच बताती है और कहती है तुम पूरी तरह अपने फादर पर गए हो, वो भी तुम्हारी तरह ही बदल जाया करते थे और उनकी इस बीमारी के चलते मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, डिप्रेशन में जाने लगी थी, जिस वजह से तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गए ताकि मुझे उनकी कोई भी टेंशन ना हो और मैं अपनी लाइफ अच्छी तरह से बिता सकूं। अब ये सब सुनने के बाद वूजिन डिसाइड करता है कि वो भी ईसू से अलग हो जाएगा, इसीलिए अगले दिन वो ईसू से मिलकर उससे ब्रेकअप कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईसू वूजिन को हर पल हर समय याद करती रहती है और उसे हर जगह महसूस करने की कोशिश करती रहती है और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ईसू अब ठीक होने लगती है। साथ ही उसकी लाइफ अब पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है। अब इसके बाद हमें सीधे 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईसू की बॉस उसे इंटरनेट पर एक ब्लॉगर का डिजाइन दिखाती है जो कि उसे काफी पसंद आ जाता है। वो उससे कहती है कि तुम पता लगाओ कि ये फर्नीचर डिजाइनर है कौन, और उन डिजाइन को देखते ही ईसू समझ जाती है कि ये वूजिन के बनाए हुए डिजाइन है और अब यहाँ पर उसे एहसास होने लगता है कि वो वूजिन के बिना नहीं रह सकती और वो उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो उसे ढूंढने का डिसाइड करती है और उसका पता निकलवाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम वूजिन को देखते हैं जो कि अब एक दूसरे देश में होता है और वहाँ पर भी फर्नीचर डिजाइन का काम करता है और उसी का पता लगाते हुए ईसू वहाँ तक पहुँच जाती है और वूजिन से कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ, पर वूजिन कहता है कि आप गलत एड्रेस पर आ गई हैं, यहाँ तो कोई भी वूजिन नहीं रहता। लेकिन ईसू कहती है कि मुझे आपके फर्नीचर देखने हैं, मैं कोरिया से आई हूँ और मैं भी फर्नीचर स्टोर में ही काम करती हूँ, मेरी कंपनी को तुम्हारे डिजाइन काफी पसंद आए। जिसके बाद ईसू अंदर चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर वूजिन के डिजाइन किए हुए काफी फर्नीचर है, साथ ही अलग अलग जेंडर के कपड़े जूते सब कुछ, और वो समझ जाती है कि यही वूजिन है। इसीलिए वो वूजिन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और फिर वो पुरानी सब बातों के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है मैं अब एकदम ठीक हो चुकी हूँ। वूजिन कहता है कि तुम फिर से बीमार हो जाओगी, पर ईसू कहती है तुमसे दूर रहकर तुम्हें और भी ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। ये सुनकर वूजिन को काफी रोना आने लगता है और फिर हम देखते हैं कि दोनों अब एक हो चुके होते हैं और साथ में बाहर घूमने जाते हैं। और यहाँ पर ईसू वूजिन से कहती है मुझे तुम्हारे इस रंग रूप शरीर और इस बदलाव से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे इस अंदर के वूजिन से बहुत प्यार करती हूँ। और अब दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, जिससे इस मूवी में हमें एक चीज तो साफ साफ पता चलती है कि असल में इंसान को कभी भी किसी की शक्ल, सूरत, उसके फिगर, इन सब चीजों में नहीं मरना चाहिए, बल्कि अगर उसे कुछ चीज देखनी चाहिए तो वो है इंसान की सीरत, उसका खूबसूरत मन, क्योंकि एट द एंड सिर्फ वही काम आएगा। शायद इसीलिए इस मूवी का नाम भी द ब्यूटी इनसाइड रखा गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।